Hello students, how are you doing? Let's continue the topic of human digestive system. In the last lecture I told you about mouth or vocal cavity, dental problems and how can we care our teeth. Now let's move to the next organ of our GIT, gastrointestinal tract, or we can say alimentary canal, that is esophagus. As in the last lecture, you have learned that by the action of teeth, saliva, the food morsel converts into a bolus, a ball-like structure, semi-solid ball-like structure. Now, what happens to the bolus if it is prepared in the mouth? Let's start. The bolus formed in the mouth or the vocal cavity is now moves through the esophagus into the stomach. You can see here esophagus. I encircled the structure of esophagus. In the esophagus, two sphincter muscles are found. You can see here, this is lower esophageal sphincter muscle and this is upper esophageal sphincter muscle. Okay, so what is the function of sphincter muscle? Wherever in our body sphincter muscle is found, the function of sphincter muscle is to control or regulate the motion of substances passing through the tube. जो भी ट्यूब से मटेरियल जाता आता है उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्फिंक्टर मसल. ओके, हम इस स्ट्रक्चर के, इस ईसोफेगस की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं. तो ईसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब कंटेनिंग कनेक्टिंग द थ्रोट विद द स्टमक. एज इन द डायग्राम यू कैन सी इट इज कनेक्टिंग थ्रोट टू द स्टमक. Okay, this is connecting throat to the stomach, as you can see in the diagram. The esophagus is about 8 inches long and is lined with moist pink tissue called mucosa. ये जो हमारा ईसोफेगस होता है ये लगभग 8 इंच लंबा होता है और ये पिंक टिश्यू जो म्यूकोसा होती है उससे बना हुआ होता है. ये लाइंड मतलब कि लेयर्स होती है, उसी का बना हुआ होता है, उसकी परत होती है, कुछ भी आप कह सकते हैं. द अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर इज द बंडल ऑफ मसल एट द टॉप ऑफ द ईसोफेगस. ईसोफेगस के ऊपर वाले हिस्से पर जो होता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर. ठीक है, जिसका काम क्या होता है? कंट्रोल करना ब्रीदिंग, ईटिंग, बेल्चिंग, वॉमिटिंग, ये सारे के सारे प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है? अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर. दिस इज यूएसई. ठीक है, ये सब कौन कंट्रोल करता है? यूएसई. दे कीप फूड एंड सेक्रेशन फ्रॉम गोइंग डाउन टू द विंड पाइप. यही स्फिंक्टर मसल जो होती है यही कंट्रोल कैसे करती है? एपिग्लोटिस की हेल्प से ये कंट्रोल करती है कि फूड का जो बोलस है ये विंड पाइप में ना चला जाए, क्योंकि फूड को कहाँ जाना चाहिए? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. और हमने पढ़ा है कि जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, अगर हम वापस जाएं डायग्राम की तरफ तो देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ पर जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारा विंड पाइप, ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये हमारा फूड पाइप और विंड पाइप दोनों के लिए कॉमन पैसेज होता है यहाँ पर. और यहीं पर एक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस. क्या होता है? एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस जो होती है, एपिग्लोटिस का काम क्या होता है? फूड को, ये मैं इधर बनाता हूँ थोड़ा सा, एपिग्लोटिस इधर, जो फूड होता है उसको कहाँ भेजना? सीधे जो हमारा फूड पाइप के थ्रू जो ईसोफेगस है उसमें जाने देना. ठीक है, एपिग्लोटिस. ठीक है, एपिग्लोटिस ये यहीं पर होती है. ठीक है, जिसका काम क्या होता है? फूड को भेजना सीधे के सीधे कहाँ पर? हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में. ऐसा ना हो कि वो हमारे लंग्स में ट्रांसफर हो जाए. ओके, नेक्स्ट जो लोअर पार्ट होता है ये भी मसल्स का बना हुआ होता है और ये किससे कनेक्ट करता है? स्टमक को. ये किसे कनेक्ट करता है? स्टमक को. इट प्रिवेंट्स एसिड एंड स्टमक कंटेंट फ्रॉम ट्रैवलिंग बैकवर्ड फ्रॉम द स्टमक. ये सबसे खास बात है, इसे आप ध्यान रखें.
ये जो स्पिंक्टर मसल होती है, लोअर स्पिंक्टर मसल, आप यहाँ पे जो कह सकते हो लोअर ईसोफेगल स्पिंक्टर मसल, ये जो फूड हमारे पेट में, आप आगे चल के भी आगे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि हमारे पेट में एसिड होता है 1.8 pH का, यानी काफ़ी हाईली एसिडिक कंटेंट होता है। ये हमारे वापस माउथ की तरफ मूव ना करने लगे, या पेट में जो भी कंटेंट है वो कुछ भी वापस ना मूव करने लगे, इसीलिए ये स्पिंक्टर मसल क्या करती है, इस सारे के सारे मोशन को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। नाउ जब हम खाना खाते हैं तो जिस प्रोसेस के थ्रू गले से खाना हमारा नीचे जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज पेरिस्टालिसिस। इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो जो बोलस होता है, ये जो बॉल जैसी दिख रही है आपको, ठीक है, ये मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन के थ्रू फूड को क्या करती है, आगे बढ़ाती है। जैसे सांप जो होता है फूड को अपने अंदर कैसे मूव करता है, पेरिस्टालिसिस की वजह से, ठीक है। तो ये जो सीरीज ऑफ इनवॉलेंट्री वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे ये आपको यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये रिलैक्स हो गया, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, फिर रिलैक्सेशन, फिर अगर आप यहाँ देखो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, फिर मसल रिलैक्स हो गई। तो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का एक सीरीज जैसी चलती रहती है, अल्टरनेटिव रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि सिकुड़ना और सिमटना, सिमट जाना, सिकुड़ जाना, श्रिंक हो जाना, रिलैक्स हो जाना। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, यही प्रोसेस कहलाती है पेरिस्टालिसिस। इस प्रोसेस के थ्रू फूड जो होता है आगे बढ़ता है, ठीक है। नाउ अब फूड जो होता है कहाँ पहुँचता है, स्टमक में। ईसोफेगस से कहाँ आता है, स्टमक में, ठीक है। अब स्टमक को अगर आप देखो तो स्टमक का ये एक क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें आपको ये छोटी छोटी सी धारियाँ दिख रही हैं ना, ये आई नीड टू चेंज द कलर सो दैट यू कैन ईजिली फाइंड आउट वेयर आई एम पॉइंटिंग। तो these small structures or folds you can see in the stomach, they are called rugae। ये फोल्ड्स क्या कहलाते हैं, रूगे। आपको दिख रहे हैं ना स्टमक में फोल्ड्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर से मैंने मेंशन करने की कोशिश की है, ये रूगे कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो कभी ज़्यादा खा लिया तो ये जो स्टमक होता है उसका सरफेस एरिया क्या करता है, मेंटेन करता है, ताकि वो फूड जो होता है प्रॉपरली एकोमोडेट हो सके हमारे स्टमक में, ठीक है। अब जो फूड होता है, हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में भी एक स्पिंक्टर मसल होती है जिसे कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल। क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्पिंक्टर मसल। जब ये फूड इसके अंदर आ जाएगा, जब जो भी बोलस है इसके अंदर एंटर कर जाएगा, इस स्टमक के अंदर एसिड होता है जो कि जो इनर लाइनिंग्स ऑफ स्टमक होती हैं जो सेक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेक्रेट करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो जो स्पिंक्टर मसल है ये कुछ देर के लिए क्या होती है, क्लोज हो जाती हैं ताकि फूड का डाइजेशन हो सके। लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं फूड का डाइजेशन होने में, ठीक है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है जब कंप्लीट डाइजेशन की बात करें, जो कि जाके पूरी होती है इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे पेट में कुछ पार्ट डाइजेशन का होता है और बाकी डाइजेशन कहाँ पूरा होता है, जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर आपसे पूछें कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, और कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पे फिलहाल नहीं जाते हैं, अभी हम लोग केवल यहीं पे रहते हैं। तो जो स्टमक होता है इसमें जो रूगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, फूड के एकोमोडेशन के लिए एरिया को इंक्रीज करना। पाइलोरिक स्पिंक्टर होता है फूड की चर्निंग में हेल्प करता है, चर्निंग एक्शन होगा फूड में, अभी मैं आपको बताऊंगा, उसको कंट्रोल करने के लिए। नाउ लेट्स मूव to the properties and structure of the stomach. Stomach is a muscular hollow organ in the gastrointestinal tract of human and many other animals. In human system, a bolus, a small rounded mass, I already told you, enters the stomach through the esophagus. Esophagus से वो enter करता है और पेट में पहुंच जाता है। Gastric glands present in stomach secretes. अब हमारे स्टमक में क्या होते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, मतलब कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ केमिकल सेक्रेट करते हैं। उन केमिकल्स का एक डेफिनेट फंक्शन होता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है एक, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है कि जो हमारे पेट का जो मीडियम है, यानी जो पेट में सॉल्वेंट भरा हुआ है, उस सॉल्वेंट को वो कैसा बनाता है, एसिडिक कर देता है। कैसा कर देता है, एसिडिक। और कितना एसिडिक कर देता है, लगभग इसकी पीएच जो होती है, आगे चल के आप एक टर्म पढ़ोगे पीएच, पीएच ये बताता है कि कितना एसिडिक है, कितना एसिडिक है। तो 1.8 pH होती है।
और जिसकी pH जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी 1 और 2 अगर आपको pH बताई गई हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर किसी की, देखो यहाँ पे मैं आपको pH बताता हूँ, 1 से, अगर किसी की pH 1 से 6 तक है तो वो क्या होगा, एसिड, क्या होगा, एसिड, ठीक है। अगर किसी की pH 8 से 14 है तो वो क्या होगा, बेस, क्या होगा, बेस। और 7 है तो क्या हो जाएगा, 7 पर वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल, 7 पर न्यूट्रल रहता है, ठीक है, 7 पर न्यूट्रल रहता है। तो पेट की मीडियम को एसिडिक बनाता है। एसिड क्या होता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो हमारे फूड में अगर कोई बैक्टीरिया है तो वो उसे किल कर देता है। और दूसरा HCl का काम क्या होता है, इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ सलाइवा इन द स्टमक। अब जो बोलस होता है उसमें सलाइवा अपना फंक्शन कर रही होती है, तो जैसे ही बोलस स्टमक में एंटर करेगा, HCl जो प्रेजेंट होगा स्टमक में वो सलाइवा के एक्शन को रोक देगा। दूसरा काम क्या होता है, हमारे जो स्टमक होता है, स्टमक में एक, आगे चल के आप पढ़ोगे, एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। वो HCl जो होता है, पेप्सिन एंजाइम जो होता है, वो भी एक्टिवेट होने के बाद बनता है। HCl जो होता है, जो आपका एक तरीके से, अभी आप इतना डिटेल में ना जाओ, पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है। और दूसरा क्या होता है, HCl, अब पेट में बड़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा हुआ है, बहुत ही कोरोजिव, इतना कोरोजिव कि अगर आपकी स्किन पे डाल दिया जाए तो जल जाओगे। अब इतना कोरोजिव एसिड स्टमक में प्रेजेंट होता है, मगर हमारा स्टमक जलता नहीं। क्यों नहीं जलता, क्योंकि एक म्यूकस की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है, म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसकी वजह से स्टमक का एक्शन जो होता है वो नहीं होता हमारी इनर लाइनिंग से, जिससे वजह से एसिड की एक्शन नहीं होती स्टमक से, ठीक है। अब क्या होता है, फिर चर्निंग एक्शन स्टार्ट होती है स्टमक में। क्या होती है, चर्निंग एक्शन। चर्निंग एक्शन का मतलब फूड क्या होता है, बहुत तेजी से अंदर चर्न होना शुरू होता है, ठीक है। क्या होना शुरू होता है, चर्निंग, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन होते हैं स्टमक के अंदर, चर्न होते हैं, और फूड के जितने भी एसिड एंजाइम्स फूड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। और जब चर्निंग हो जाती है तो बोलस एक सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो पहले सेमी सॉलिड था अब वो सेमी फ्लूइड हो गया है, या सेमी लिक्विड। जो बोलस होता है, बोलस क्या था आपका, बोलस था सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, लेकिन अब पेट में एक्शन ऑफ एसिड्स की वजह से वो क्या हो गया, सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड बन गया। और उस सेमी लिक्विड को क्या कहा गया, काइम, क्या कहा गया है, काइम बन गया है, ठीक है। अब ये जो काइम होता है, ये काइम कहाँ ट्रांसफर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। किस तरफ, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है। तो अब हम भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये दिख रहा है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर आप देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक का जो स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन से जुड़ता है, दैट इज ड्यूडेनम। ये क्या होता है, ड्यूडेनम होता है। अब ड्यूडेनम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जैसे ही फूड, अगर हम वापस स्ट्रक्चर की तरफ पहुंचे स्टमक के, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला, यहाँ से ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से क्या होता है, ड्यूडेनम होता है, ठीक है। अब अगर हम वापस अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के डायग्राम की तरफ आएँ तो देखो, ये आप यहाँ पर ध्यान दो, तो ये जो हमारा स्टमक है, इससे आपको ये ग्रीन कलर की, ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये मैंने ग्रीन कलर लिया, ये ग्रीन कलर का, ये आप देख रहे हो गाल ब्लैडर है। ये रेड कलर का लीवर, ब्राउन होता है ना, ब्राउनिश कलर का लीवर होता है। इनसे क्या होते हैं, कुछ डक्ट, कुछ ट्यूब जो होती है वो निकली हुई दिख रही हैं आपको, ये ग्रीन ट्यूब्स जो होती हैं ये निकली हुई दिख रही है ना आपको। तो ये जो ट्यूब होती हैं ये किसमें अपना सेक्रेशन रिलीज करती हैं, वो जो ड्यूडेनम पार्ट होता है। क्या होता है, ड्यूडेनम। अब बाइल जूस जो होता है, लिवर जो होता है वो क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस। क्या सेक्रेट करता है, बाइल जूस, ठीक है। ये यहाँ पर लिवर से ये जो पोर्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाइल जूस सेक्रेट होगा। क्या सेक्रेट होगा, बाइल जूस। और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूसेस यहाँ पे इकट्ठा होंगे, ठीक है, इस पार्ट में। और जो काइम है उसमें और डाइजेशन में हेल्प करेंगे, उसका और ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है।
तो हम लोग इंटेस्टाइन के पार्ट वाइज आगे बढ़ते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम and ileum. Let's discuss the function of duodenum, jejunum, ileum one by one. Now let's first duodenum. In the diagram you can see here liver, gallbladder, pancreas, they all are connected to the duodenum. Duodenum is the first section of small intestine. सबसे पहला हिस्सा होता है small intestine का. It neutralizes stomach acid and breaks down carbohydrate and fat. अब जैसे ही फूड जो होता है, ये जो काइम होता है ये एसिडिक होता है, जैसे ही ये इंटेस्टाइन में आता है तो बाइल जूस की एक कमी होती है कि वो कम पीएच में काम नहीं कर सकता। बाइल जूस की एक कमी है कि वो कम पीएच में काम नहीं करता। तो जो हमारा ये जो ड्यूडेनम है ये हमारे स्टमक की जो काइम की पीएच है उसे 7.8 कर देता है। कितना कर देता है? 7.8, यानी कि लगभग एक बेस बना देता है। क्या बना देता है? बेस बना देता है, अल्कलाइन कर देता है ताकि काइम पर प्रोसेसेस हो सकें। ठीक है, ड्यूडेनम की लेंथ लगभग 2 फीट होती है और इसके अंदर जब काइम से बाइल जूस आता है तो फैट और कार्बोहाइड्रेट का और डाइजेशन होता है। बाइल जूस का काम क्या होता है? पहले तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ की बात कर लें। स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर लंबी या कह सकते हो 20 फीट लंबी होती है। काफ़ी लंबी स्ट्रेंथ होगी ना, हमारी बॉडी की खुद की हाइट नहीं होती इतनी, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर कॉइल्ड फॉर्म में फिल्ड होती है। ठीक है, लीवर और पेनक्रियाज अपने अपने सेक्रेशंस कहाँ रिलीज करते हैं? ड्यूडेनम में, मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, नॉट ओनली इन दिस क्लास, ऑलवेज रिमेंबर बिकॉज इट इज आस्क्ड मैनी टाइम इन नीट एंड एम्स एग्जामिनेशन. Liver secretes bile juice and bile breaks large fat globules into small fat globules. जितना जो फैट का पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे आप पार्टिकल ही मान लो, यहाँ ग्लोब्यूल को आप क्या समझ लो? पार्टिकल। वैसे फैट के पार्टिकल को हम ग्लोब्यूल कहते हैं। तो जो फैट का पार्टिकल होता है उसको कौन डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट करने का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कौन डिवाइड करता है? ये बाइल जूस। अब बाइल जूस जो होता है वो फूड में लगातार नहीं स्टोर होता, क्योंकि लगातार फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं रहता। जब हम खाना खाते हैं कुछ देर वो स्टमक में डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। अब जब फूड वहाँ पहुँचेगा तब लिवर से जो बाइल जूस है वो पहुँचेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिवर जो होता है वो अपना जो बाइल जूस होता है उसे कहाँ स्टोर कर देता है? गाल ब्लैडर में। और गाल ब्लैडर से जैसे ही फूड ज़रूरत पड़ती है तो बाइल जूस जो होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है किसमें? हमारे ड्यूडेनम में। ठीक है, पेनक्रियास क्या सेक्रेट करता है? एक ट्रिप्सिन एंजाइम सेक्रेट करता है। जो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो होते हैं ये स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। तो ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है ट्रिप्सिन, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करते हैं? स्टार्च को ब्रेक करते हैं। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला पार्ट होता है जेजुनम। जेजुनम अगला पार्ट है। इट इज़ द मेन सेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। इट कवर्स 15 फीट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑलमोस्ट ऑल न्यूट्रिएंट्स। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसमें एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन एक नहीं होता, दैट इज़ वाटर। वाटर का मेन एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। अब जो जेजुनम होता है, जेजुनम के अंदर एक बहुत स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पाया जाता है, विलाई। क्या पाया जाता है? विलाई। विलाई ही वो पार्ट होता है जिसके थ्रू सारे के सारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, विलाई, ये स्ट्रक्चर एक विलस बना हुआ है। दिस इज विलस। विलस मतलब सिंगुलर ऑफ विलाई, विलस। ठीक है, दिस इज सिंगुलर, विलाई इज प्लूरल, दिस इज प्लूरल। ओके, तो विलाई का काम क्या होता है? ये हमारी इंटेस्टाइन की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और जितना भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो सब किस पे आते हैं? जैसे कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन है वो सब इस विलाई पे आते हैं और विलाई से एब्जॉर्ब करके किस में भेज देती है? हमारे पास ब्लड कैपिलरीज दी हुई है ना, ये कैपिलरीज दिख रही हैं आपको। इन कैपिलरीज में ब्लड में वो उसे एसिमिलेट करा देता है, मिला देता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करा देता है। तो विलाई के 2 मेन काम हुए जो आपको याद रखने हैं, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड।
यानी कि पहला काम कि ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है न्यूट्रिएंट की, दूसरा काम क्या होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो सकें। ठीक है, एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगा ना। जैसे छोटा सोलर पैनल कम सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लंबा चौड़ा सोलर पैनल ले लोगे तो वो ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा सेल्स होंगी तो ज़्यादा को एब्जॉर्ब करेगा। तो सेम विलाई भी यही करती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ईलियम। ईलियम क्या होता है? ये लास्ट सेक्शन होता है और लगभग 6 फीट का होता है। कितना होता है? 6 फीट। और इसका काम क्या होता है? वाटर और विटामिन को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दी लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन में मेन 3 पार्ट आप कह सकते हो, एक होता है रेक्टम, एक होता है कोलन, एक होता है सीकम। क्या होता है? सीकम। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को पढ़ेंगे और ये अपेंडिक्स दिया हुआ है जिसके बारे में रिसर्चर्स में काफ़ी कह सकते हैं आप कन्फ्यूजन्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग इन अ एडल्ट ह्यूमन, एक एडल्ट ह्यूमन में। अब हमने बताया कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके मेन 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलन एंड द लास्ट वन वाज सीकम, कोलन एंड रेक्टम। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस 1 बाय 1। द फर्स्ट इज सीकम। सीकम क्या होता है? इट एब्जॉर्ब्स फ्लूइड एंड सॉल्ट दैट रिमेन्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटेस्टाइनल डाइजेशन। अब जितने भी फ्लूइड बचे रह गए हैं, जो सॉल्ट बचे रह गए हैं, वो कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? सीकम। कौन करता है? सीकम एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइनल डाइजेशन के बाद। और क्या करता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, म्यूकस देता है। म्यूकस एक चिपचिपा केमिकल होता है जो कौन देता है? सीकम देता है, जो फूड आता है इसके अंदर। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आएगा अब उसको। फिर आता है अगला पार्ट, कोलन। अगला क्या होता है? कोलन। ये क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का अगला पार्ट। और यहाँ पे भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है? जितना भी वेस्ट है उससे वाटर रिमूव होने के बाद सेमी सॉलिड फीसेस फॉर्म होती है, यानी कि एक तरीके से कह सकते हो एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो बॉडी से रिमूव होने के लिए तैयार होता है। अब अगला पार्ट होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। ये भी कोलन में ही आपको दिख रही थी, आपने देखा था ये जो कोलन होती है हमारी, इसमें ही अपेंडिक्स है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज अपेंडिक्स। अब इस अपेंडिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में हमको श्योर शॉर्ट जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे जो बायोलॉजिस्ट हैं उनका अलग अलग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हुए हैं। अपेंडिक्स एक स्मॉल पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो राइट एब्डोमेन में, लोअर राइट एब्डोमेन में सिचुएटेड होता है। फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज अननोन। एक थ्योरी ये कहती है कि ये गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है। किसे स्टोर करता है? गुड बैक्टीरिया को स्टोर करता है। जो गुड बैक्टीरिया कब काम करती है? रीबूटिंग में। रीबूटिंग मतलब एक तरीके से एक्टिवेट करने में। जब आपको डायरिया हो जाता है उसके बाद जब आपका पेट ठीक करता है अपने आप को वापस। डायरिया क्या होता है? एक तरीके का वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ होती है ना। जब हम ख़राब खाना या पानी पी लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? बैक्टीरियल प्रॉब्लम कॉज होती है जिसकी वजह से डायरिया हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं ना। उसमें क्या होता है? लूज मोशन में हमारे पेट में जो अभी हम लोग इसे भी डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, डायरिया क्या होता है, ये भी आगे वाले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब डायरिया हो जाता है तो पेट में जो पानी एब्जॉर्ब करने की लार्ज इंटेस्टाइन की एबिलिटी है ये काम नहीं करती तब। तो पानी के साथ सारा का सारा फूड जो होता है वो क्या होता है? बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो फूड एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए वो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाती और सारी की सारा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट सब लॉस होते रहते हैं। ठीक है, तो जब हम डायरिया से रिकवर करते हैं तो रिकवर करने में कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी का, उसे कौन कैरी कर रहा होता है? ये अपेंडिक्स कैरी करती है और हमें डायरिया से बाहर निकालती है ये अपेंडिक्स। और कुछ ये मानते हैं कि ये हमारी बॉडी में एक कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन है जो एवोल्यूशन कभी स्टार्टिंग में रहा होगा और अब केवल नाम मात्र के लिए रह गया और कोई काम नहीं करता बॉडी में। अगला है लास्ट पार्ट, रेक्टम। अगला क्या पार्ट है? रेक्टम। अब जो कुछ बचा खुचा रह गया है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रह गया हो, कोई न्यूट्रिएंट रह गया हो, सोडियम, पोटेशियम, कुछ भी जो बाकी हो, वो सब कौन एब्जॉर्ब कर लेता है?
रेक्टम एब्जॉर्ब करता है और वहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसी बैक्टीरिया जो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन काम करती है और ब्रेक डिकम्पोज कर देती है सारे के सारे वेस्ट को, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर ही एक्चुअली कह सकते हो कि म्यूकस और जो एक तरीके से जो हम कहते हैं ना पॉटी फॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, यहीं पर होता है। और एनएस इज द लास्ट ऑर्गन जहाँ से बॉडी जो होती है ये सारा का सारा वेस्ट बाहर रिमूव कर देती है। तो ये एक ओवरव्यू था हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। आप इसे पढ़ें, एक दो बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुने। अगर कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट में डाउट लगे तो यू कैन आस्क टू मी, okay, on my WhatsApp number or in the comment section of the YouTube, okay. Read this properly. This is very important topic in NEET examination if you want to be a doctor in your future. So this is a very important topic. Either if you don't want to be a doctor, you must be aware about the metabolic activity of your body. अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए ना। पढ़ाई का सबसे पहला मेन मोटिव क्या है, जानना। तो सबसे पहले तो अपने बारे में ही जानना। तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नोइंग अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स।